स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में आयुर्वेद जो नर्सें हैं उनकी भर्ती से रिलेटेड जो तैयारी है मेरे द्वारा कराई जा रही है और आपको स्टेप बाय स्टेप आपके जो क्लासेस हैं आयोग की जो सिलेबस है उसके आधार पे आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं। और आप सभी को पता है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पे क्लास लेट भी हो जा रही है, लेट क्लासेस अपलोड हो रही हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। और एक चीज और आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे क्लासेस जो है मेरे द्वारा ऑफलाइन भी चलाई जा रही हैं, कुछ पेड क्लासेस भी हैं जो मेरे ऐप पे आ रही हैं और यूट्यूब पे भी क्लासेस दी जा रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, तो कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए भी जो क्लास है लेकर के आए। और आज आपकी जो सामान्य परिचर्या की जो क्लास रेगुलर चल रही थी, आज फिर से वो क्लास आपकी चलेगी। और क्लास जो है 5 क्लासेस जो है हो चुकी हैं, 6वीं क्लास आपकी अब जो है आज चलेगी सामान्य परिचर्या की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, या जो चाहते हैं कि तैयारी बेहतर हो, अच्छी तरीके से हो, तो आपको प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप चाहें तो कोर्स को परचेज कर लीजिए। और 1500 रुपए में आपकी कोर्स जो है पूरी तरह से परचेज हो जाएगी। पूरी जो क्लासेस है लाइव या रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको वहां पे मिलेगी और फुल जो सिलेबस है उसको हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा। एक चीज और, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कि अगर हम ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कहाँ से हम कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि फिर से जो हमारे बैचेज हैं, अभी जो क्लासेस चल रही थी उसी में ऐड अप कर देंगे हम, क्योंकि आपके जो नए सब्जेक्ट हैं फिर से शुरू हो रहे हैं। और फिलहाल में जो ऑफलाइन क्लास है वो देवरिया से चल रहा है, मैंने कई बार बताया। ये मेरे कोचिंग का बैनर भी है जो आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी आपको दिया गया है। आप चाहें तो डायरेक्टली जो है नंबर पे कांटेक्ट करके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये फुल एड्रेस है कोचिंग का, आप वहां से आकर के सारी जो इंक्वायरी है कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि क्लासेस जो है आपकी चल रही हैं 1 तारीख से ही चल रही है, 1 अक्टूबर से चल रही हैं। काफी जो सिलेबस है कवर किया जा चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि ऑफलाइन आकर के क्लास करें वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो दूर हैं या नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाकर के आयुर्भास्कर ऐप आपको डाउनलोड करना है और उससे आप क्लास ले सकते हैं और जहां पे रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब की। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे यूट्यूब के पे क्लास कर रहे हैं, जैसी यूट्यूब पे क्लास चल रही है वैसे रेगुलर चलेगी। तो डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं 5 क्लासेस आपकी चल चुकी हैं। अब जो 6वीं क्लास है वो आज चलेगी और 6वीं क्लास जो है आपकी वह भी सामान्य परिचर्या या परिचर्या का जो टॉपिक आपका चल रहा है, सामान्य परिचर्या और परिचर्या विशिष्ट परिचर्या, दोनों को मिला करके सिंगल जो परिचर्या का जो सब्जेक्ट है, बस परिचर्या का जो सब्जेक्ट है वह आयोग द्वारा दिया गया है। तो इस परिचर्या के सब्जेक्ट में आपको आज की क्लास में मैंने बताया कि क्लास नंबर जो है आपका आज 6 है, 6वां क्लास है। और टॉपिक है आपका, टॉपिक है शय्या प्रबंधन। शय्या प्रबंधन। तो पहले बात करेंगे शय्या प्रबंधन के ऊपर। तो आज की क्लास में बात किया जाएगा कि शय्या प्रबंधन है क्या, शय्या प्रबंधन किया कैसे जाता है और शय्या प्रबंधन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। उससे पहले हमें बात करनी है शय्या के ऊपर कि शय्या क्या है। शय्या को हम कहते हैं बेड या बिस्तर। तो सबसे पहले शय्या के लिए हम ये कह सकते हैं, यदि हमें शयन करना है या रोगी को निद्रा लाभ लाना है तो उसके लिए वार्डों में शय्या का होना बहुत ही आवश्यक है। या यह कह सकते हैं जिस पर रोगी वार्ड में विश्राम या
निद्रा का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, शैया कहते हैं या शैया है। तो शैया का मतलब यह हो गया जिस पर रोगी वार्ड में, अपने वार्ड में अगर रोगी जिस पर विश्राम कर रहा है या निद्रा लाभ ले रहा है तो उसे हम कहते हैं कि शैया है। शैया में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है चादर, चादर, गादी, गादी गद्दे को भी कहते हैं लेकिन सामान्य भाषा में आपको परिचय में गादी ही बोला जाता है, गद्दा भी कह सकते हैं, तकिया, और मुख्य जो चीज है वो है शैया जिसको हमने बेड कहा, ये आवश्यक होता है। तो शैया प्रबंधन में सबसे आवश्यक जो चीज है वो होती है बेड, और बेड के अंतर्गत जो चीजें तैयार करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं वह आती हैं शैया प्रबंधन के अंदर या बिस्तर बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो शैया प्रबंधन में हमने बात की शैया के ऊपर कि शैया किसे कहते हैं, और शैया बनाना है तो बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं मतलब बिस्तर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो चादर है, गादी है, तकिया है, ये चीजें चाहिए। और जब ये सारी चीजें हैं तो एक शैया निर्माण हो सकती है, शैया बन सकता है। अब उसी तरह से अगर बात करें शैया प्रबंधन में ही बात करेंगे, यदि शैया प्रबंधन में पूछा जाए, यदि शैया प्रबंधन की बात की जा रही है तो शैया प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? जो मुख्य बातें हैं शैया प्रबंधन के अंदर कौन कौन सी हैं उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है शैया प्रबंधन का, जिसको मैंने पहले बताया कि शैया किसे कहते हैं, उसके अनुसार शैया को रोगी वार्ड में, शैया को रोगी वार्ड में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं? मुख्य बात यह है कि शैया को रोगी वार्ड में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अगर हमें शैया की व्यवस्था करनी है तो हम किस प्रकार रोगी वार्ड में शैया की व्यवस्था करते हैं। तो अगर उत्तर की बात करें, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम कई बार बता रहे हैं, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल में सामान्य परिचर्या का भी देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पे भी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए ताकि जो भी चीजें हैं आपको डिस्कशन के लिए एक जरिया मिल जाए, आपको सारी चीजें सूचनाओं का आदान प्रदान आप वहां से कर सकें। तो शैया प्रबंधन में मुख्य बात, पहली जो बात बता रहे हैं वो क्या है कि शैया को रोगी वार्ड में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो शैया व्यवस्थित करने के लिए, शैया व्यवस्थित करने हेतु सबसे पहले वार्ड की संख्या, वार्ड की संख्या, कमरों का आकार, वार्ड की संख्या, कमरों का आकार, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या और परिचर्या का आधार, परिचर्या का आधार आदि। इसके अतिरिक्त भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो चीज दिमाग में रखिए। शैया प्रबंधन के लिए जो मुख्य बात है उसमें यह कि शैया को रोगी वार्ड में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि शैया अगर व्यवस्थित करना है तो उसके हेतु हमें वार्ड की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, कमरों का आकार पता होना चाहिए, रोगियों की संख्या पता होनी चाहिए और परिचर्या का आधार पता होना चाहिए। एक एक चीज को समझते हैं कि हमने
वार्ड में शैया प्रबंधन हेतु क्यों कहा कि वार्ड की संख्या जरूरी है? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। वार्ड की संख्या यह निर्धारित करती है कि अगर नंबर ऑफ वार्ड जो है, संख्या अगर देखें वार्डों की, तो उस संख्या के अनुसार हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कितने रोगियों के लिए या कितने वार्डों में कितनी संख्या में बेड चाहिए। शैया की अगर वार्ड की संख्या के बारे में पूछें कि वार्ड की संख्या क्यों व्यवस्थित की जा रही है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि वार्ड की संख्या व्यवस्थित इसलिए की जा रही है क्योंकि वार्ड की संख्या के अनुसार ही हम शैया की संख्या को व्यवस्थित करेंगे। उसी तरह बात करते हैं कमरों के आकार के बारे में। अगर कमरों के आकार के बारे में बोलें, कमरों के आकार के बारे में, तो कमरों का आकार इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई पता है तो हम शैया की लंबाई चौड़ाई के अनुसार, शैया की लंबाई चौड़ाई के अनुसार कमरे में एक सीमित संख्या में शैया को व्यवस्थित कर सकते हैं। शैया की संख्या व्यवस्थित करना, अब वो भी सीमित संख्या में, जिससे उचित दूरी पर सामान्य रूप से शैया को प्रबंधित किया जाए। तो सबसे पहली बात, वार्ड की संख्या शैया की संख्या को निर्धारित करती है। कमरों का आकार भी शैया की संख्या को व्यवस्थित करता है, लेकिन वहां पे कमरों का आकार यह निश्चित करता है कि शैया की लंबाई चौड़ाई के अनुसार एक कमरे में कितनी शैया व्यवस्थित की जा सकती है। अभी उसके बाद से अगर देखें रोगियों की संख्या, अब रोगी की संख्या महत्वपूर्ण है और रोगी की संख्या के अनुसार, रोगी की संख्या महत्वपूर्ण है और रोगी की संख्या के अनुसार अगर शैया का प्रबंधन किया जाए तो यहाँ पे रोगियों के लिए वार्ड में शैया की कमी नहीं होने वाली है। तो रोगी की संख्या अगर देखें, मान लीजिए किसी वार्ड में 20 रोगी हैं, तो 20 रोगी या किसी वार्ड में 20 रोगियों के लिए अगर शैया की व्यवस्था करनी है तो वह संख्या जो है 20 होगी, वह संख्या 20 होगी। मतलब 20 रोगियों के लिए उन एक वार्ड में 20 शैया होनी चाहिए। अगर रोगी 30 होते हैं और अगर वार्ड में बस 20 बेड है तो वहां पे 30 रोगियों को हम ले जा करके उनकी परिचर्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोगी की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए कि रोगी की संख्या के आधार पर या कमरे की लंबाई के आधार पर अगर जितनी संख्या में शैया लगी हुई है उतनी संख्या में रोगियों को हम अस्पताल में उस वार्ड में भर्ती करा सकें। तो रोगी की संख्या भी निर्धारित करती है कि किस वार्ड में कितने बेड पर कितने रोगियों की संख्या के अनुसार परिचर्या होगी। अब परिचर्या का आधार, यहाँ पे अगर परिचर्या का आधार बोलेंगे तो शैया का प्रकार भी यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। शैया का प्रकार, ये आपका मुख्य पॉइंट है, टॉपिक है, इस पे हम अभी बात करते हैं। तो परिचर्या का आधार से मतलब ये हुआ कि जो भी रोगी अस्पताल में आया हुआ है या चिकित्सा हेतु लाया गया है उसका इलाज किस प्रकार से होना है। यदि रोगी के परिचर्या का आधार पता है तो हम उसके अनुसार शैया का प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब उसके बिस्तर की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए बोलें, यदि उदाहरण के लिए बोला जाए, कोई ऐसा रोगी है जो अग्नि पीड़ित है या अग्निशमन से पीड़ित है या आग से जल गया है, आग से जल गया है, तो मतलब ये हो गया कि इस रोगी की अगर परिचर्या करनी है तो उसके लिए जो बिस्तर तैयार किया जाएगा, जो बिस्तर तैयार होगा या जो बिस्तर बनाया जाएगा उसमें जो भी चादर लगेंगे, जो गादी लगेंगे, वो मुलायम होने चाहिए ताकि बिस्तर या चादर की जो
कठोरता है या रूखापन है, उससे जो अग्निशमन पीड़ित जो रोगी है उसके छाले या फफोले जो हैं कुरिद न जाए या खरोच न आए, जिससे फफोले फूट जाए और रोगी को पीड़ा हो, तो यह ध्यान में रखा जाए। ये एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है। इसी तरह से कोई शल्य चिकित्सा के उपरांत कोई रोगी वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है, तो उस रोगी की परिचर्या हेतु बिस्तर इस प्रकार से बनना चाहिए कि शल्य के उपरांत उस रोगी को कोई दिक्कत न हो। तो ये तो बात हुई शैय्या प्रबंधन की, जो मुख्य बातें हैं उस पे मैंने बताया। तो पहली बात क्या बताई कि शैय्या को रोगी वार्ड में किस प्रकार व्यवस्थित करना है। तो रोगी वार्ड में शैय्या को व्यवस्थित करने के लिए यह आधार बिंदु आप अपने दिमाग में रख सकते हो और नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह आधार बिंदु मान करके आप नोट्स बनाएंगे। तो शैय्या प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं यहाँ पे बताई गई। तो शैय्या प्रबंधन की मुख्य बात हो गई। इसके अनुसार अगर देखें तो शैय्या के प्रकार, तो शैय्या प्रबंधन की बात में बस जरूरी ये है कि शैय्या को प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हमें आधार की आवश्यकता है। अगर सारी चीजें मिल जाती हैं तो हम शैय्या का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद से जो अगला पॉइंट है शैय्या प्रबंधन, यदि किसी को नहीं समझ में आता है शैय्या प्रबंधन, यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो आपके कमेंट को पढ़ करके हम फिर से उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने समझा शैय्या प्रबंधन। अब बात करते हैं शैय्या के प्रकार के बारे में। शैय्या का प्रकार, शैय्या के प्रकार के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे मुख्य बात यह है, अलग अलग किताबों में अलग अलग शिक्षक अलग अलग कॉलेजों में शैय्या के प्रकार अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। इसलिए शैय्या के प्रकार को निश्चित करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप शैय्या के प्रकार अपने आधार पे निर्धारित कर सकते हैं। कुछ शैय्या जो है मुख्य होती हैं या कुछ शैय्या जो है विशेषतर होती है। तो आधार बनाने के लिए बस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो शैय्या का सामान्य प्रकार है, सामान्य प्रकार, और एक जो है शैय्या का विशिष्ट प्रकार है। शैय्या का सामान्य प्रकार और विशिष्ट प्रकार। सामान्य प्रकार जो सामान्य रोगी वार्ड में प्रयोग में लिया जाता है, सामान्य वार्ड में या सामान्य रोगी वार्ड में प्रयोग में लिया जाता है। जबकि विशिष्ट जो शैय्या है वह प्रसूता के लिए प्रसूति कक्ष में मतलब कि डिलीवरी वार्ड में या लेबर रूम जिसको बोलते हैं वहां पर, या डिलीवरी के बाद जहां पे महिलाओं को भर्ती कराया जाता है वहां पे, तो प्रसूति कक्ष में शैय्या अलग होगी। अगर कोई आपातकालीन परिचर्या की जानी है, किसी रोगी की आपातकालीन परिचर्या की जानी है, तो आपातकालीन परिचर्या हेतु जो शैय्या होगी वह अलग होगी, वह विशिष्ट में आएगा। या इसके अतिरिक्त अगर देखें तो कोई ऐसे रोगी जिनकी परिचर्या अत्यधिक समय तक चलने वाली है, अत्यधिक समय तक चलने वाली है, उनकी परिचर्या हेतु शैय्या जो है अलग होगा। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो यदि कोई ऐसा मरीज जो मृत्यु के समीप हो तो उसकी शैय्या का प्रकार अलग होगा। मृत्यु के समीप कहने का मतलब क्या, ऐसे रोगी जिनको वेंटिलेटर पे ले जाया गया है, या ऐसे रोगी जो मृत्यु के समीप हैं और उनकी परिचर्या करने हेतु हमें बहुत सारे आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, जिसमें उनका हृदय दर, श्वसन प्रक्रिया और भी जो गति है शरीर की उनको नियंत्रित करना है, देखना है। तो उनके लिए ऐसी शैय्या
निर्धारित की गई है, जिसके आसपास सारी चीजें व्यवस्थित हो, तो ये उस प्रकार की शैया के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी शैया जो विशिष्ट शैया के अंतर्गत आएंगी, जिसमें मैंने बताया कि यह किसी विशेषता रोगी के बारे में या रोगी के साथ ये जुड़ी होगी, और सामान्य वार्डों में जो शैया होगी वो सामान्य तरह की होगी। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर डिटेल में अगर पढ़ा जाए कि शैया के प्रकार में, तो मैंने दो ही बताया, सामान्य और विशिष्ट। अब सामान्य शैया की बात करते हैं। सामान्य शैया की पहले बात कर लेते हैं कि सामान्य शैया होता कैसे है। सामान्य शैया पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें चिकित्सा का आधार जो है रोगी है, लेकिन रोगी कैसा है? सामान्य है। सामान्य रोगी मतलब क्या? किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है, किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित नहीं है, ऐसे बीमारी से पीड़ित है जो साध्य है और जिसकी सेवा शुश्रूषा अल्प समय के लिए की जानी है, अल्प समय के लिए होनी है। तो अल्प समय के लिए किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा होनी है, उसका रोग साध्य है, तो ऐसे रोगी के लिए सामान्य शैया का प्रयोग किया जाता है। सामान्य शैया, अगर संरचना की बात करें सामान्य शैया की, तो दिखती कैसे है, कैसा आकार प्रकार होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सामान्य जो शैया होती है उसका आकार जो है वो 6x4 की संरचना में होता है, मतलब कि 6 फीट, और ये जो 6 फीट है ये लंबाई होती है, और 4 फीट जो है वो चौड़ाई रखी जाती है। अधिकांशतः क्या है, कहीं कहीं इसमें विविधता भी दिखती है, लेकिन कभी कभी इसमें सामान्यता भी ये होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी अस्पतालों में या जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहां पे भीड़ हो जाने के दृष्टिकोण से रोगी को जल्दी वहां पे भर्ती कराना होता है, और जब रोग जो है साध्य हो जाए, इलाज हो जाए, तो फिर रोगी को वह स्थान परिवर्तित भी कराया जाता है। तो जल्दी के चक्कर में क्या किया जाता है कि रोगियों को शैया पे चिकित्सा के दौरान ज्यादा समय के लिए नहीं रखा जाता है, तो ऐसे रोगी सामान्य शैया पर ही भर्ती कराए जाते हैं। और संरचना में आपको मैंने आकार बताया, और ज्यादातर जो भी शैया अस्पताल में प्रयोग किए जाते हैं वह लौह इस्पात के होते हैं, मतलब कि लोहे के बने होते हैं और काफी भारी होते हैं। भारी इसलिए होते हैं क्योंकि इसको हम स्थान परिवर्तन रोगी जो है इसका न कर पाए, या इसको हिला डुला करके इधर उधर न करे या ढकेल न दें, तो इसलिए संरचना इस हिसाब से बनाई होती है कि वह भारी हो, ताकि इसको अचानक से कोई रोगी ढकेल करके इधर उधर न कर दे, जिससे परिचर्या करने में रोगी में दिक्कत हो, रोगी की परिचर्या में दिक्कत हो। तो यह हो गया सामान्य शैया की संरचना, और रोगी जो सामान्य है और किस तरह की शैया के लिए उसको आवश्यकता है। तो मैंने बताया कि सामान्य जो शैया है इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी होती है कुछ बातें जो दिमाग में रखनी है, कि जो भी शैया का प्रबंधन किया गया है, तो अगर शैयाओं के प्रबंधन में ध्यान देने वाली बात अगर करें, तो कभी भी एक शैया से दूसरी शैया की दूरी, दूसरी शैया की दूरी, एक शैया से दूसरी शैया की दूरी कम से कम 2 मीटर तक होनी चाहिए, कम से कम 2 मीटर। तो जो 2 मीटर की दूरी है वह इस चीज पर निर्धारित होती है कि यदि रोगी की परिचर्या की जा रही है, तो जो भी चिकित्सक है वार्ड में अगर रोगी की परिचर्या करने के लिए आ रहे हैं, तो अगली जो शैया लगी है उसके बीच में अगर जगह नहीं है तो रोगी तक पहुंचने में उनको दिक्कत हो सकती है, और दोनों ओर के रोगियों की परिचर्या वह कर सके, इतना घूमने फिरने की जगह उसमें हो, इसलिए जो दूरी है यह निर्धारित की गई है। और यह सरकारी अस्पतालों के लिए मानक के तौर पर रखी जाती है, सरकारी तौर पे
सरकारी अस्पतालों में मानक के तौर पे रखी गई है। लेकिन वही अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उनकी शैया की दूरी का मानक भी सरकार के अनुसार होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं और जो मानक है उसको बिना माने ही दूरी जो है अपने हिसाब से निर्धारित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल में भीड़ रखनी है, इसलिए बेड को पास पास भी लगा देते हैं। तो ये मानक अपने दिमाग में रखिएगा कि कम से कम 2 मीटर की दूरी चाहिए। ये हो गया सामान्य शैया की बात। अब बात करते हैं विशिष्ट शैया की, कि विशिष्ट शैया कैसी होनी चाहिए। आपको मानक याद रखना है, लंबाई चौड़ाई याद रखनी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अस्पतालों में जाते हो, सरकारी अस्पताल में, और आपको कोई ऐसा शैया दिखता है जो मानक के अनुरूप नहीं है, तो आप बस यही समझिएगा कि उसको जल्दीबाजी में अस्पताल में लगा दिया गया है या रख दिया गया है। अब बात करते हैं विशिष्ट शैया की। विशिष्ट शैया की, अब विशिष्ट शैया में क्या है, मैंने बताया कि विशिष्ट शैया जो है इसमें भी रोगी के रोग के आधार पर, रोगी के रोग आधार पर, रोग के आधार पर इसका निर्धारण होता है, इसका निर्धारण होता है। मतलब जो विशिष्ट शैया है उसका भी जो निर्धारण है रोगी के रोग के आधार पे ही होता है। और यहाँ पे रोगी का रोग और उसकी प्रकृति, प्रकृति मतलब कि वह किस अवस्था में, वह किस अवस्था में वार्ड में लाया गया है, वह किस अवस्था में वार्ड में लाया गया है। यदि रोगी को किसी आपातकालीन परिचर्या हेतु, यदि रोगी को किसी आपातकालीन परिचर्या हेतु, आपातकालीन परिचर्या हेतु अस्पताल में लाया गया है। आपातकालीन परिचर्या से क्या मतलब है कि ऐसे रोगी जो किसी दुर्घटना के बाद आए हैं और उनकी परिचर्या अस्पताल में होनी है, तो रोगी को यदि आपातकालीन परिचर्या हेतु अस्पताल में लाया गया है तो उसका बिस्तर जो है तैयार करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, समय की कमी होती है, समय की कमी होती है। तो सबसे पहले उसकी परिचर्या जो है सामान्य बिस्तर पे या सामान्य शैया पे की जाती है, सामान्य शैया पर होती है। और जैसे ही सामान्य शैया पर परिचर्या हो जाती है और रोगी कुछ अच्छा महसूस करने लगता है, तब उसके शैया का प्रकार जो है बदला जाता है, जहां पर उसको जिस शैया पर आराम मिले, जिसकी गादी अच्छी हो, चादर बढ़िया हो, तकिए हो और बिस्तर की पर्याप्त, शैया की पर्याप्त लंबाई चौड़ाई हो, उस बिस्तर पर रोगी को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और वहां पे उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि रोगी की जो विशिष्ट शैया है उसका आधार रोगी का रोग है या उसकी अवस्था है, जिस अवस्था में वह वार्ड में लाया गया है। अभी हम उदाहरण समझते हैं ताकि जो चीजें हैं क्लियर हो जाएं। अगर विशिष्ट शैया में उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण की अगर बात करेंगे विशिष्ट शैया में तो हो जाएगा उदाहरण, यदि कोई रोगी, यदि कोई रोगी अस्थि भंग के उपरांत, अस्थि भंग के उपरांत, अस्थि भंग के उपरांत अस्पताल में लाया गया है, उपरांत अस्पताल में लाया गया है, तो उसके लिए जो शैया का निर्माण होगा, जो शैया का निर्माण होगा उसके अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग का जो भंग हुआ है या जो अंग प्रत्यंग टूटा है उसके आधार पर, उसके आधार पर शैया निर्माण होगी और प्रकार भी इसी के ऊपर
निर्भर करेगा, उसके आधार पर शैया का निर्माण होगा और प्रकार भी उसी के ऊपर निर्भर करेगा। यदि कोई रोगी पैर की अस्थि भंग से पीड़ित है, पैर की अस्थि भंग से पीड़ित है, तो उसकी शैया के प्रकार में यह चीज निश्चित करना होगा कि रोगी के पैर को अधिकांशतः समय आराम मिले, उसके लिए बिस्तर पे इस प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी या प्रबंधन करना पड़ेगा जिससे उसके पैरों को आराम मिल सके। तो यह बात हुई ऐसे रोगी जो आपातकाल की स्थिति में आए और उनके लिए बिस्तर नहीं बन पा रहा है या अचानक से बिस्तर बनाना है, तो सबसे पहले उनकी सामान्य शैया पर ही चिकित्सा होगी। सामान्य शैया पर चिकित्सा करने के बाद से उसको हम विशिष्ट शैया पर लेकर के आएंगे जहां पर उसकी रोग के आधार पर चिकित्सा होनी है। अब यहाँ पे बस एक और उदाहरण बस देखेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। यदि शल्य कक्ष की शैया का बात करें, शल्य कक्ष की शैया अगर इसकी बात करें तो हमें यह ध्यान में रखना होगा, कुछ बातें हैं कि रोगी के किस भाग की शल्य की जानी है या शल्य होना है, रोगी के किस भाग की शल्य होनी है या होना है। तो रोगी का जो भाग शल्य के लिए शल्य करना है, जिस भाग का, उस भाग के अनुसार जो है शैया होगी। मतलब यह है, यदि रोगी के पार्श्व मतलब कि पीठ की शल्य करनी है तो शैया की प्रकार में या शैया प्रबंधन में यह चीज ध्यान में रखना है कि अधिकांशतः जो शरीर है वह उसका जो उदर क्षेत्र है, उदर का हिस्सा या जो सामने का हिस्सा है वह बिस्तर के संपर्क में रहेगा। इसलिए जो बिस्तर या शैया प्रबंधन करेंगे वह इस हिसाब से बनना चाहिए कि जो सामने का जो हिस्सा है उसको ज्यादा आराम मिले। इसी तरह से यदि किसी का सर्जरी करके या शल्य करके किसी का प्रसव कराया गया है तो उसकी जो शैया होगी इस हिसाब से बनी होनी चाहिए कि शल्य के बाद से जो प्रसूता है उसको बहुत ज्यादा आराम मिले ताकि वह धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो इस क्लास में हमने बात किया शैया प्रबंधन की कि शैया क्या होती है, फिर मैंने बताया शैया प्रबंधन, फिर बात की गई शैया के प्रकार की, जिसमें मैंने बताया कि किताबों में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मेंशन हैं, लेकिन आपको याद दो चीजों के आधार पे करना है। शैया का प्रकार जो है विशिष्ट और सामान्य होगा, एक तो रोगी के रोग के अनुसार होगा और एक जो सामान्य रोगी हैं उनके लिए जिनकी अल्पकालीन जो परिचर्या है की जानी है। तो यहाँ पर मैंने जो 6वीं क्लास ली है उसमें शैया प्रबंधन की बात की गई है। अगली जो क्लास होगी वो भी जल्दी ही आएगी, आप लोग क्लास का वेट कीजिए। और एक चीज और कि हम लोग जो है YouTube पे, अभी आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमें YouTube पे आए हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और हमारा जो परिवार है 10,000 का होने वाला है। मतलब कि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर की श्रृंखला में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो आप सभी के साथ एक सेलिब्रेशन किया जाएगा जिसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग उपस्थित हों। तो जब सेलिब्रेशन होगा 10,000 जैसे ही पूरा होते हैं तो उसके साथ ही वो वीडियो सेलिब्रेशन की भी आप सभी के लिए शेयर की जाएगी, आप सभी के बीच में ही आकर के हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, कुछ बातें रह गई हैं तो कमेंट कीजिए ताकि टॉपिक को उसको अच्छी तरीके से समझा दिया जा सके। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वहां तक वीडियो पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।